हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे पहले मैंने 2 क्लास और डाल दी हैं व्याकरण की और 6 डाल दी है साहित्य की, वो भी आप अवश्य देखें। और ये क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, चाहे वो टीचर यूपी टीजीटी पीजीटी, हरियाणा टीजीटी पीजीटी, एस्टेट और सीईटी, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये मेरे नोट्सों के द्वारा बनाई गई क्लास है और ये शायद राइटिंग आपको समझ में तो आ जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर आपको दिखाई ना दे। लेकिन ये 3 से 4 पुस्तकों का सहारा लेकर बहुत ही बेहतरीन नोट्स मैंने बनाए हैं। मैं बेहतरीन इसलिए बोल रही हूँ, ये परीक्षा की यानी PYQ के आधार पर ये नोट्स बनाए हैं ताकि आपका एक बेस बन सके, एक आधार बन सके। 1 मिनट लूँगी। ये नहीं कि आप PYQ MCQ लगाते रहते हो, लेकिन आपका आधार मजबूत होगा तो कोई भी प्रश्न आप निकाल ले जाओगे। PYQ MCQ में जो प्रश्न आएगा वही आप ठीक करोगे। लेकिन अगर आपका आधार मजबूत हो गया तो आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए आप कर लोगे। अगर आपको नोट्स चाहिए एस्टेट के या व्याकरण के हिंदी से संबंधित तो मात्र और मात्र 250 रुपए के आपको नोट्स मिल रहे हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर आप मंगवा सकते हैं। एक बार मैं आपको नंबर दिखा देती हूँ। नंबर ये है 90 68 68 49 54, 90 68 68 49 54। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर आप मैसेज भेजकर अपने नोट्स मंगवा सकते हो। चलो अब शुरुआत करते हैं। हालांकि वर्ण सभी को आते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रश्न, एक छोटा प्रश्न आपका रह जाता है, तो आपकी एक पॉइंट आपको सिलेक्शन दिलाता है और एक पॉइंट आपको सिलेक्शन से रुकवाता है। तो आप बड़े समझदार हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। तो बिल्कुल गहराई से तैयारी करिए, क्योंकि आजकल के जो प्रश्न हैं बेस के आधार पर बनने लगे हैं। व्याकरण के अंग तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग है, जिसमें आपका सबसे पहले आपका वर्ण है सबसे छोटा, उसके बाद आपका शब्द है और तीसरा नंबर पर आपका वाक्य है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि व्याकरण के 3 अंग है, तो याद रखिए व्याकरण के कितने अंग है? तो याद रखिए व्याकरण के 3 अंग हैं। अब वर्ण विचार क्या है? वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग करना ही क्या है? वर्ण विचार है। ठीक है। अब आपके में वर्ण विचार या वर्ण किसे कहते हैं, तो इसमें वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। हो सकता है कि आप वर्ण की परिभाषा लिख दें। तो याद रखें, वर्ण विचार और वर्ण किसे कहते हैं, इन दोनों परिभाषाओं में अंतर है। अब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। और अब है ध्वनि। ये छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आपका 1 नंबर रुकवा सकता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है या ध्वनि, दोनों ऑप्शन में देंगे। वहाँ आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे कि वर्ण है या ध्वनि है। तो याद रखिए, मैं बता देती हूँ, आज इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भी आप वर्ण करेंगे। अगर आ जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो भी आपका उत्तर वर्ण ही होगा। एक चांस में यानी एक स्थिति में आपका उत्तर बदलेगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर वहाँ मौखिक लगा है तो आप ध्वनि करेंगे, वरना आपका उत्तर वर्ण ही होगा। चाहे भाषा की सबसे छोटी इकाई आए, सबसे छोटी लिखित इकाई आए, एक स्थिति में सिर्फ छोटी मौखिक इकाई आ जाए, यानी मौखिक अगर शब्द आपको दिखाई दे तो ही आप उसे ध्वनि करेंगे। जैसे मैंने बोला कै, तो ये क्या है? सबसे छोटी ध्वनि है। अगर मैंने इसको लिख दिया कै, तो ये सबसे छोटी लिखित हो गई, जिसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण है या दोनों है, तो आप याद रखेंगे वर्ण है। ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी शब्द है। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए,
भाषा के अर्थ के आधार पर दो इकाइयाँ होती हैं, शब्द और वाक्य। भाषा के अर्थ के आधार पर यानी अर्थ निकले तो उसके आधार पर दो इकाइयाँ होती हैं, शब्द और वाक्य। मैं आगे क्लियर करूँगी, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई आए तो आप वाक्य करेंगे। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी आए तो भी आपका वाक्य ही उत्तर होगा, और सबसे बड़ी आए तो भी आपका उत्तर वाक्य होगा, और सबसे बड़ा अंग आए तो भी आपका उत्तर वाक्य ही होगा। इन तीनों स्थितियों को आप याद रखेंगे। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य है, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई भी वाक्य है, भाषा का सबसे बड़ा अंग भी वाक्य है। अब ये कंफ्यूज में होगा कि शब्द क्यों नहीं हो। मुझे पता है आपके जहन में ये उत्तर जरूर आया होगा कि शब्द क्यों नहीं है। तो देखो, शब्द का अर्थ होता है जैसे कम, मैंने बोला कम, लेकिन इसका भावार्थ नहीं। जैसे कम तो भाई आपके, जैसे मैंने बोला आपको कम, तो आप कहोगे क्या कम, पानी कम, दूध कम, जीरा कम, मतलब जो भी है आपके मन में ये उत्तर क्या क्या कम या अंक कम। तो इसको, इस लाइन को पूरा करने के लिए आपको वाक्य की ज़रूरत होगी। तो आप बोलोगे जैसे पानी कम, अंक कम आए, तो इसलिए भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई भी वाक्य होती है और सबसे बड़ी इकाई भी वाक्य होती है, और सबसे बड़ा अंग भी क्या है, वाक्य होते हैं। अब एक मेरे पास उत्तर पूछा गया था, एक प्रश्न आया था कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, तो मैंने इसमें यहाँ लिख दिया है। मुहावरा वाक्यांश होता है और लोकोक्तियाँ क्या है, वाक्य होती हैं। लोक प्लस उक्ति यानी लोगों द्वारा जो उक्ति बोली जाती है, लोगों द्वारा जो कथन बोले जाते हैं वो वाक्य होते हैं, और मुहावरा क्या, वाक्यांश। ये पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्य एक वाक्य का क्या होता है, एक अंश होता है। ठीक है। अब वर्ण के प्रकार, अब वर्ण के प्रकार आप बचपन से पढ़ते आए हो, लेकिन एक बार मेरी आपसे नरम निवेदन है कि बिल्कुल अगर आपको एस्टेट मुट्ठी में चाहिए तो बिल्कुल जीरो से शुरू करो अपनी तैयारी, तभी एस्टेट निकलेगा। स्वर और स्वर क्या है, स्वतंत्र है, और व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। बहुत से ये बोलेंगे हमें तो ये टॉपिक याद है, लेकिन मैं कहती हूँ छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है, फिर से शुरुआत करें बिल्कुल जीरो से, तभी आपका ये आत्मविश्वास जाएगा, हाँ मेरी तैयारी है। वे वर्ण जिसे बोलते समय अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हिंदी में कितने, 11 है। और अगर आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न बन सकता है कि वर्णों की यानी स्वरों की मात्रा कितनी होती है, तो आप 10 करेंगे। कितनी मात्रा होती है, 10 ही मात्रा होती है। अब क्या है, री की यानी माफ़ कीजिए ए की क्या है, मात्रा नहीं होती। ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो ए की मात्रा नहीं होती। अब कईयों के मन में ये सवाल होगा, ये मात्रा होती है ना, तो ये क्या है, आ की मात्रा है, न कि ए की मात्रा। जैसे ये ए लिखा और इसमें ये लगाने पर आ बन जाता है, तो ये जो मात्रा है ये आ की मात्रा है, न कि ए की मात्रा। याद रखेंगे तो मात्रा कितनी होती है, हिंदी में स्वरों की कितनी मात्रा, 10 ही मात्रा होती है, और इन्हीं मात्राओं के आधार पर वर्ण बनते हैं। और जो संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं, और ये क्या है, 13वां अच होता है, अच। अब क्या है, जो मात्राएं हैं, जो स्वर हैं, वो आपके आगे दिए हुए हैं। तो ये कुल क्या है, 11 स्वर हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। अक्षर, अब ये भी मैंने कल भी थोड़ा सा इस पर चर्चा की थी, लेकिन विस्तार से नहीं की थी। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ण को हम अक्षर कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अक्षर को हम वर्ण नहीं कह सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, आप प्रत्येक वर्ण को अक्षर कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अक्षर को वर्ण नहीं कहा जा सकता। इन लाइनों का अंतर देख लीजिए, क्या लिखा है, यानी कै है, तो कै क्या है, इसको आप अक्षर भी कह सकते हैं और वर्ण भी कह सकते हैं। नहीं माफ़ कीजिए, जैसे कै है, इसमें क्या आप इसको क्या कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। ठीक है।
लेकिन आप इसको अक्षर नहीं कह सकते। लेकिन मैंने लिखा खा, तो ये ख क्या वर्ण भी है और क्या है अक्षर भी है। अक्षर का क्या है एक अर्थ निकलता है, जैसे खा, पी, ना, तो उनका अर्थ निकलता है, लेकिन वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण को आप क्या है, वर्ण को आप अक्षर कह सकते हैं, लेकिन अक्षर को आप वर्ण नहीं कहा जा सकता। ठीक है, देखिए आप प्रत्येक वर्ण को अक्षर कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अक्षर को वर्ण नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अक्षर की परिभाषा एक बार आप देख लीजिए, शायद मैं बोलूँगी तो आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपके समझ में ज़रूर आ जाएगा। अक्षर की वह ध्वनि जो एक श्वास में उच्चारित हो जाती है, अर्थात उसे उच्चारित करने तो कोई स्वराघात या बलाघात नहीं होता। जैसे आ, पी, राम, जिसका उच्चारण एक झटके में, यानी एक सांस कह लीजिए, एक श्वास कह लीजिए, एक झटके में, तो उसे आप अक्षर कहेंगे। जैसे आ, पी, राम, कम, क्या है उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। वर्ण जैसे ध्वनि में उच्चारण, उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब बलाघात तो क्या होता है, जिसमें उतार चढ़ाव होता है। अब ये स्वराघात क्या होता है, स्वराघात होता है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। बलाघात बोलते समय किसी अक्षर के उच्चारण पर बल दिया जाता है, जैसे देखिए बलवान, तो बै और वहाँ पर ज़्यादा बल दिया गया है, जबकि लय पर ज़्यादा बल नहीं दिया गया है। ठीक है, विशेष अक्षरों की असीमित संख्या क्या होती है, अक्षर असीमित होती है। वैसे जैसे खा, पी, ना, जा, आ, ये कितने भी हो सकते हैं, ये नहीं कि 11 है, 12 है, ऐसी कोई भी इसमें कंडीशन नहीं होती है। और मैं ज़्यादा समय आपके बीच में बातचीत नहीं करूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर करूँगी कि प्रत्येक लाइन आपको क्या नंबर दिलाएगी। ये नहीं कि मैं ये कहना भूल जाऊँ कि यहाँ से प्रश्न आएगा और आप इसको नज़रअंदाज कर दो कि ये तो हमें आता है। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप गहराई से पढ़ोगे तो ही आपकी अच्छी तैयारी होगी। अब अयोग हुआ, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। अयोग हुआ कितने हैं, तो 2 सबने रट रखा है। कौन कौन से, ये भी रट रखा है, ए और एहम। और इसका अर्थ समझ ली, ए प्लस योग प्लस वाह। अब यह अयोग हुआ क्या है, वे वर्ण जो स्वरों के साथ वहन होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग केवल स्वरों व्यंजनों के साथ वहन होते हैं, माफ कीजिए, व्यंजनों के साथ वहन होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। भाई देखो, अब लिखे तो ये जाते हैं किनके साथ, न तो ये स्वरों के साथ लिखे जा रहे हैं, और इनका उच्चारण करोगे ना, जैसे अयोग हुआ, कई बार क्या है, तो इनका उच्चारण आप स्वरों की तरह नहीं कर सकते हो। इनका उच्चारण किसकी तरह होगा, व्यंजन की तरह, व्यंजन की तरह इनका उच्चारण होता है। ठीक है, तो वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ मिलकर वहन नहीं होते हैं, जिनका केवल स्वरों के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये स्वरों के साथ लिखे तो स्वरों के साथ जाएंगे, लेकिन इनका उच्चारण होता है व्यंजन की तरह। जैसे अंग और अह, अंग और अह, इसमें आप जैसे अह उच्चारण कर रहे हो तो है कि लास्ट में क्या ला के आवाज़ आ रही है। स्वरों के प्रकार, अब स्वरों या मात्राओं या उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार देखिए। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर तो सभी जानते हैं, आपने बचपन से पढ़ा है, 3 प्रकार हैं, लेकिन इनका नाम आ जाता है कई बार, तो वहाँ आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज इनका नाम भी याद कर लीजिए। हर्षव भी आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लघु भी, छोटा, ये आप शायद नहीं पढ़ा हो एक आध अभ्यर्थी ने, तो इसका नाम याद रखिए। हर्षव है, लघु है, छोटा है, एक मात्रिक है, कई बार इनको मूल स्वर भी कहते हैं। तो परीक्षा में ज़्यादातर ये मूल स्वर के रूप में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखें। हर्षव क्या है, इसके कितने नाम हैं, 5 नाम हैं, हर्षव, लघु, छोटा, एक मात्रिक, मूल स्वर। अब दूसरा नंबर पे आते हैं दीर्घ स्वर, जिसमें आपके दीर्घ मतलब बड़ा, अब क्या है, गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक, ये एक मात्रिक तो द्विमात्रिक, और ये क्या है, मूल स्वर, ये क्या है, संधि स्वर है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। अब मूल स्वर, एक मात्रिक, लघु स्वर, ये हमने पढ़े थे, ये 4 हैं। इनकी संख्या कितनी है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में मूल स्वरों की कितनी संख्या है, तो आपको याद रखना है 4 है।
जिसमें ए छोटा ऊ और री। ये क्या है, अब ये छोटी और बड़ा ये हम बचपन में पढ़ रहे थे, लेकिन बताने के लिए ए ई उ री ये की 4 क्या है, एक मात्रिक है, मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है, छोटा स्वर है। अब दीर्घ स्वर जिसे बड़ा स्वर भी कहते हैं, 2 मात्राओं भी वाला कहते हैं, और संधि स्वर भी इसे कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है याद रखें, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है, और मूल स्वरों की कितनी संख्या है, 4 है। तो इस प्रकार 7 और 4 मिलकर 11 स्वर हो जाते हैं, जिसमें आपका आ ई उ ए आई ओ औ। दीर्घ स्वर में ये 3 आएंगे, आ यानी बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ, आ ये क्या है, दीर्घ स्वर। गुण स्वर में ए आउ आएगा, और वृद्धि में यानी बड़ा, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो ए और आउ आएंगे, ए और आउ ये क्या है, वृद्धि स्वर है। तो दीर्घ स्वर क्या है, गुण स्वर क्या है, वृद्धि स्वर क्या है, इनको आप याद कर लेना अच्छी प्रकार से। वीडियो अच्छी लग रही है ना तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको समझ में आ रहा है और आप निरंतरता चाहते हैं तो, क्योंकि मुझे बहुत सारे भर्ती देख लेते किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं होता, तो मैं अंदर से ये लगता है कि शायद मुझे कोई पसंद ही नहीं कर रहा, तो मैं डिमोटिव हो जाती हूँ। सिर्फ आपका एक लाइक और क्या है, एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, और कोई भारी भरकम इसमें पैसे नहीं आते हैं। कभी सोचो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए मैंने, हाँ इतना जरूर क्योंकि एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना अगर आपको और वीडियो की ज़रूरत है तो। संयुक्त स्वर जिसमें से आपके ए आई ओ औ मिलकर क्या बनते हैं, संयुक्त स्वर। ये कई बार परीक्षा में आया है कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर भी कितने हैं, 4 हैं। मूल स्वर हमने पढ़ा था ए ई और ऊ, और ये क्या है, मूल स्वर है। लेकिन संयुक्त स्वर, संयुक्त मतलब कि जोड़कर बनाए गए, ये क्या है, जोड़कर बनाए गए हैं, जिसमें ए आई ओ औ हैं। अब ये जोड़कर कैसे बने हैं ये भी देख लीजिए। ए में ई बना है, कई बार पूछ लिया तो आई बना है। ए में ए बना है तो ए बना है, ठीक है। ए में छोटा ऊ बड़ा बना है तो ओ बना है, इसकी मात्रा लगेगी। और अगर ए में ओ बना है तो औ बना है। तो इस प्रकार से ये सारे बने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर, जब किसी स्वर को लंबे समय तक उच्चारित किया जाए तो बिना रुके तो उसे क्या है, प्लुत स्वर करते हैं। जैसे ये शारदे माँ ओम बिया बचपन से पढ़ते आ रहे, हे राम, तो ये जब किसी स्वर को लंबे समय तक उच्चारित करें तो वो क्या है, प्लुत स्वर होता है। अब लघु स्वर और दीर्घ स्वर, लघु की क्या है, ये मात्रा होती है जो एक की तरह दिखाई दे रही है। दीर्घ की मात्रा आपको ये एस की दिखाई दे रही है, जबकि प्लुत स्वर में बहुत सारे ऐसे आते हैं, जैसे अपूर्ण चिन्ह भी से कहते हैं। प्लुत स्वर में अपूर्ण चिन्ह मतलब कोई भी इसमें, जैसे हे ऐसे बोलते हो तो राम, तो मतलब लगातार कोई गिनती नहीं है। प्लुत स्वर में ई उरी को शामिल नहीं किया जाता है। अब प्लुत स्वर में ई उरी को शामिल क्यों नहीं किया जाता है, ये इसलिए शामिल नहीं किया जाता है, जैसे हम ई का उच्चारण करते हैं लंबे समय तक तो बड़े ई बन जाता है, और ऊ का उच्चारण करते हैं तो बड़ा ऊ बन जाता है। तो इसलिए इनके उच्चारण में, प्लुत स्वर के उच्चारण में इनको शामिल नहीं किया गया है। अब है स्वरों, अपने स्वर पढ़े। अब होस्ट के आधार पर, जीव के आधार पर, ये सारे स्वर तालु के आधार पर अपने बचपन से पढ़े हैं। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। वर्ण की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, होस्ट आकृति पर आधार पर, जैसे ओठ किस आधार पर बनते हैं, आप जब उच्चारण करते हैं तो वर्त के आधार पर बनते हैं, अवर्त के आधार पर भी बनते हैं, ठीक है। वर्ताकार मतलब वर्त के आधार पर वर्त की तरह बनेगा। अवर्ताकार मतलब अवर्त, जिसमें वर्त के आधार पर ओठ का क्या है कि जो आकार है, जो शेप है वो नहीं बनेगी। जैसे देख लीजिए, उच्चारण करते समय एक मात्र के, जिसमें ये दोबारा हो गया है, माफ़ कीजिए उसके जिसके पास नोट्स है,
तो यहाँ से देखेंगे वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार जिनके उच्चारण में उच्चारण करते इसमें ओठ वर्त की तरह गोल हो जाते हैं, जैसे ऊ। जब आप खुद उच्चारण करके देखिए तो जैसे आपके होठ ऐसे हो गया, जैसे गोल ये चाप लगा दी हो, ऐसे गोल हो जाएंगे वर्त की तरह, जैसे ऊ, बड़ा ओ आऊ, बिल्कुल आपके होठ वर्त की तरह गोल हो रहे हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। वर्ताकार वर्तमुखी, वर्ताकार भी हो सकता है, वर्तमुखी भी आ सकता है। तो इनकी संख्या क्या है? संख्या भी याद कर लिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाए कि वर्ताकार स्वरों की संख्या है 2, 4, 6, तो याद रखेंगे कितनी है? 4 है। अवर्ताकार जिनके उच्चारण को करते समय ओठ वर्त की तरह नहीं खुलते हैं। अब इनकी संख्या भी याद कर लीजिए। इनकी संख्या भी स्वरों की तरह कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वरों की तरह, नहीं माफ़ कीजिए, 7 है दीर्घ स्वरों की तरह। आ ई री ए आई, ये क्या है? जो दीर्घ स्वर हैं वही हैं दीर्घ स्वर के, ये अवर्ताकार हैं। और इसके अलावा आगत स्वर, विदेशी स्वर, ये सब क्या है? नाम है। आगत स्वर, विदेशी स्वर, मेहमान, गृहीत, अर्धचंद्र बिंदु सदैव वर्ताकार होता है। यानी आगत स्वर होते हैं, विदेशी स्वर होते हैं, या मेहमान भी कहा जाता है, इसे गृहीत भी कहा जाता है, अर्धचंद्र बिंदु भी कहा जाता है। या जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे आप डॉक्टर लिखते हो, ये नाम किसका है? आगत स्वर का है, विदेशी स्वर का है, मेहमान का है, गृहीत का है, अर्धचंद्र बिंदु है, सदा वर्ताकार होता है। ये अतिरिक्त स्वर है, मतलब ये हमेशा क्या है? वर्ताकार होगा। जैसे आ और डॉक्टर आपने बोला ना डॉक्टर, तो डॉक्टर पे जो ये लगती है ना, ये आ होता है। और ये क्या है? ये हमारे नहीं, विदेश से आया हुआ बोला जाता है, यानी ये अंग्रेजी का स्वर है ये। और सदैव जो हिंदी के स्वरों से अलग होता है ये, ठीक है। तो ये अंग्रेजी का है। तो ये इसका उच्चारण करोगे तो आपके जो होठ है वर्त की तरह गोल हो जाते हैं, ठीक है। अब जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका अग्र स्वर है, मध्य स्वर है और पश्च स्वर है। तो ये अग्र और मध्य और पश्च क्या है? ये है कि जब आप जीभ से उच्चारण करते हो स्वरों के, तो आपकी जीभ का कौन सा भाग क्रियाशील होता है? वे जिन्हें बोलते समय जीभ का आगे का भाग क्रियाशील होगा। अग्र मतलब कि आगे वाला भाग, क्योंकि ये जो है तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द है। जैसे ई ए आई री, ये क्या है? 5 क्या है? अग्र स्वर हैं। ये तो आपको याद करने ही होंगे, ये मैं आपको याद नहीं करवा सकती, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर इशारा करूँगी कि ये आप जहन में याद कर लीजिए। हालांकि मैं 2-3 बार इनका उच्चारण कर रही हूँ, लेकिन जब आपको 2-3 बार ये वीडियो सुनोगे, या आप इन नोट्सों को लिख भी सकते हो, ठीक है, लिख भी सकते हो। सारे आपको एक किताब में नहीं मिलेंगे, ये 3-4 पुस्तकों का सहारा लेकर जब मैंने बनाए हैं, ठीक है। मध्य स्वर वे स्वर जिन्हें बोलते समय जीभ का मध्य का भाग क्रियाशील रहे। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, सोचो मत कितनी बार आया है। वह स्वर जिसका जीभ का मध्य भाग क्रियाशील होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। और ये क्या है? मात्र और मात्र एक है, इसलिए ये पूछा जाता है क्योंकि ये एक है। तो मध्य स्वर कौन सा है? ए है। ए क्या है? मध्य। जैसे आपने बोला ए, बोल के देखो, जब आप बोलोगे ना ए, तो आपको लगेगा कि हाँ जीभ का जो बीच वाला भाग है वो क्रियाशील है। अब इसके बाद जो पश्च स्वर वो होते हैं जिसमें जीभ का पीछे का भाग क्रियाशील। जैसे आ का उच्चारण किया आपने, पीछे कैसे आवाज आ रही है? आ, ऊ, ओ, औ। ये क्या है? 5 के 5 पश्च स्वर हैं, ठीक है। अब परीक्षा में पूछा जाएगा कि अगर ये नहीं, माफ कीजिए, जीभ के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने हैं? तो 3 हैं। अग्र है, मध्य है, पश्च है। तो अग्र में कौन कौन से हैं? ई ए आई और री। मध्य में केवल एक है, वो है ए। और पश्च में कितने हैं? ये 5 है, जिसमें आ, ऊ, ओ, औ है, ठीक है। विशेष में देखिए, विशेष में ए को छोड़कर बाकी तीन की तरह लिखने वाले पश्च स्वर हैं।
और बाकी जो बचे हुए अग्र स्वर है। अब आपके मन में ये सवाल रहता है, वहाँ परीक्षा का इतना दबाव होता है कि वहाँ आप भूल जाओगे कि कौन सा बताया, पश्च बताया था, कौन सा मध्य बताया था, कौन सा अग्र बताया था। तो एक मैंने इसकी ट्रिक लिख दी है। ए को छोड़कर, ए क्या है, पश्च स्वर है, तो ए पश्च स्वर को छोड़कर बाकी जो भी 3 की तरह लिखे जाएंगे ना वो सारे पश्च में आएंगे। और बाकी ए तो बच ही गया मध्य में, बाकी क्या अग्र वाला हो गया, जैसे ई ए आई उ री, तो ये अग्र वाला हो गया। और 3 की तरह लिखने वाला देखिए आ उ ओ औ, ये सारे क्या है, पश्च स्वर में आगे जो 3 की तरह लिखे जाएंगे, ठीक है। और ए को छोड़कर, लेकिन ए को याद रखना है, ए क्या पश्च है, ठीक है। अब मैं तालु की स्थिति पर आपको ले चलती हूँ। बाकी मैं एक बार इस क्लास को का रिवीजन भी करवा दूंगी कि मैंने क्या क्या बताया इसमें। तालु की स्थिति के आधार पर 4 है, संवर्त है, विवर्त है, अर्ध संवर्त है और अर्ध विवृत है। संवर्त का मतलब होता है बंद स्वर, और अर्ध संवर्त का मतलब कि आधा, अर्ध मतलब कि आधा, आधा बंद, विवर्त मतलब खुला स्वर, वर्त की तरह खुला, और अर्ध विवर्त मतलब आधा खुला। तो ये हम पढ़ेंगे कल, लेकिन मैं एक बार इसका रिवीजन करवा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि आप याद कर सकें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पढ़ तो सभी लेते हैं लेकिन क्या रिवीजन नहीं करते हैं, जिससे कि नंबर कम आते हैं। अब व्याकरण के अंक कितने हैं, व्याकरण के अंक कितने हैं, तो वहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि व्याकरण के क्या अंग होते हैं। अब आप कई वर्णों में, कई स्वरों में पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाओगे। तो याद रखना, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है। सबसे छोटा वर्ण है, उसके बाद शब्द है, फिर है वाक्य है। वर्ण विचार क्या है, अब वर्ण विचार अगर पूछ लिया गया तो आप वर्ण की परिभाषा करेंगे। बहुत से जो नए नए स्टेट की तैयारी करने में लगे हैं, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग क्या है, वर्ण विचार है। वर्ण क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आ जाए तो भी आप वर्ण करोगे। लेकिन एक स्थिति में हमेशा याद रखेंगे, अगर भाषा की सबसे मौखिक छोटी इकाई पूछे तो आप ध्वनि करेंगे। एक स्थिति पर सिर्फ मौखिक ही अगर आए तो आप ध्वनि करोगे, बाकी सारी स्थिति में आपका उत्तर वर्ण ही रहेगा। मौखिक आए तो आप क्या है, ध्वनि करोगे। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी भी, सबसे बड़ी भी, ये क्या है, आपका उत्तर वाक्य ही रहेगा। और भाषा का सबसे बड़ा अंग भी वाक्य ही रहेगा। मुहावरा क्या है, वाक्य का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति वाक्य होती हैं। वर्ण के प्रकार 2 हैं, बचपन से स्वर और व्यंजन। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जो स्वतंत्र बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती है। मात्राएं याद रखेंगे 10 होती हैं हिंदी में। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, वो मैं बता चुकी हूँ कि ये मात्रा जो आपको दिखाई देती है, कई तो बोलेंगे मैम ये ए की मात्रा है, ये ए की नहीं, ये क्या है, आ की मात्रा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अक्षर और वर्ण, इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं। जो एक झटके से बोले जाते हैं वो अक्षर होते हैं, और बाकी क्या है, वर्ण होते हैं। जैसे कै है, कै को आप अक्षर कह सकते हो, लेकिन वर्ण भी कह सकते हो, लेकिन अक्षर को आप वर्ण नहीं कह सकते हो, क्योंकि आ पी जा राम ये सब क्या है, अक्षर है, क्योंकि एक झटके से बोला गया है। स्वराघात जिसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है, बलाघात जिसमें उतार चढ़ाव होता है, जो एक झटके से बोले जाते हैं वो अक्षर। जैसे अक्षर क्या है, अक्षर में बलाघात होता है, ए नहीं, आ पी खा एक झटके में बोला गया। अयोग हुआ। अक्षरों की संख्या असीमित होती है, मतलब इनकी कोई संख्या, जैसे आ पी जा, ये कितने भी, मतलब ये नहीं कि ये 40 है, 44 है, 52 है, कुछ ऐसा इनमें नहीं होता है। अयोगवाल लिखे तो स्वरों के साथ ला जाते हैं, लेकिन इनका जो है उच्चारण व्यंजनों की तरह होता है। और इसके साथ ही स्वरों के प्रकार हर्षव है, दीर्घ है, प्लुत है, ये मैं बता चुकी हूँ। संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं, ए आई ओ औ है। प्लुत स्वर देखेंगे तो हमने ओठ के आधार पर वर्ताकार अवर्ताकार पढ़ा, ठीक है। तो ये थी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 90 68 68 49 54 पर इस नंबर पर स्क्रीन करके मंगवा सकते हैं।
और इसके अलावा मैंने व्याकरण के, साहित्य के, काव्य शास्त्र के सभी तमाम आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से एक कमेंट तो ज़रूर छोड़ दिया करो आप, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं क्या है मोटिवेट रहूं और अगले की वीडियो जल्दी लेकर आऊं। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्लास तो देखते हैं लेकिन वे कमेंट नहीं करते हैं। जैसे आपको मोटिवेशनल की ज़रूरत होती है उसे मुझे भी ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं भी एक सामान्य इंसान हूँ, ठीक है। और बाकी की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दे। मम्मी देखो मेरे को और बड़ी चौक मिली, कलर जितनी बड़ी।